जैसा कि एसएससी के द्वारा हमारा एग्ज़ाम कैलेंडर दिया गया था, तो नवंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है एसएससी जेई का प्री, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि नोटिफिकेशन, जैसा कि कल हमारा नोटिफिकेशन एसएससी के द्वारा रिलीज किया गया है एसएससी जेई का, तो क्या क्या पेपर पैटर्न है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है और किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो, सिलेबस क्या है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन से हमारे जो ब्रांच वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो कल हमारा नोटिफिकेशन आया है 12/8/2022। ये 2/9/2022 तक हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंतज़ार भी था नोटिफिकेशन का, और एग्ज़ाम हमारा होने वाला है नवंबर 2022 में। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन जो लोग भी बिल्कुल नए हैं, पहली बार ही एसएससी जेई का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि क्या पेपर पैटर्न है और किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो ये है, आप ये देख सकते हो एसएससी जेई सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल क्वांटिटेटिव सर्वे एंड कॉन्टेक्ट 2022 का एग्जाम होने वाला है हमारा नवंबर 2022 में, पेपर 1। तो ये रहता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। तो चलिए अभी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसे एक बार देख लेते हैं क्या है। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एसएससी के द्वारा, कल ही ये वेबसाइट पर आया है। तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पर आप देख सकते हो 12 तारीख से 12/8 से 2/9 तक हम इसे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की। तो नवंबर 2022 में होना है। पेपर सेकंड की बात करें, जो कि कन्वेंशनल रहता है, वो हमारा टू बी नोटिफाइड लेटर, वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। अभी तो इसकी भी डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन नवंबर 2022 जैसे दिया हुआ है और नोटिफिकेशन की डेट भी दी हुई थी 12/8/2022, तो उसी अकॉर्डिंग आई होप की चीज़ें हो रही होंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल होल्ड एन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर। तो ये जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, ये हमारा ओपन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। कोई भी जो भी डिप्लोमा या बीटेक स्टूडेंट है वो इसे फिलअप कर सकते हैं। कुछ कुछ ब्रांचेस रहती हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हो, और नोटिफिकेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आपकी जो पोस्ट है वो ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन गजेटेड पोस्ट है। और अभी क्या है, ग्रुप बी में नॉन गजेटेड पोस्ट तक कोई भी इंटरव्यू नहीं रहा है। तो ये जो आपका पेपर पैटर्न की बात करूँ, तो पेपर 1 होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और पेपर सेकंड आपका होगा कन्वेंशनल टेस्ट। उसके बाद फाइनल मेरिट लगेगी, और उसके बाद जो है फाइनल मेरिट लगेगी, और उस बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होता है। ये लेवल 6 की जॉब है। 32,400 बेसिक पे से 1,12,400 बेसिक पे तक इसका हमारा रहता है सैलरी के बेसिस में। और डिटेल्ड ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, तो यहाँ देख सकते हो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, सेंट्रल वाटर कमीशन, डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल वाला। फर्क्का बैराज में भी इस बार वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज कितनी है वो भी बाद में बताएंगे ये लोग, अभी ऐसा कुछ नहीं बताया, लेकिन डिपार्टमेंट कौन कौन से रहने वाले हैं ये बताया गया है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज MES, NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, ये इस बार शायद नया जोड़ा गया है इसमें। तो टोटल 9 डिपार्टमेंट हैं, BRO, CPWD, MES, NTRO, सब सभी अच्छे डिपार्टमेंट रहते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी जॉब है। ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट। रिजर्वेशन, जो भी रिजर्वेशन हमारा नॉर्मल रहता है SC ST के लिए, या OBC के लिए, या फिर PWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, या जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ PWD कैंडिडेट्स होते हैं, उनके लिए भी रिजर्वेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ओनली मेल कैंडिडेट। अब BRO की बात करें, तो BRO में हमारे सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल होते हैं जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पर ये पॉइंट क्लियरली मेंशन किया गया है। तो फीमेल यहाँ पर BRO में नहीं जा सकती हैं। अगर नेशनलिटी और सिटीजनशिप की बात करें, तो यहाँ पर सिटीजन हमारे जो है वो नेपाल का होना चाहिए, या इंडिया का, या भूटान का। अगर तिब्बतन रेफ्यूजीज हु केम अक्रॉस टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 से जो पहले हमारे तिब्बतन रेफ्यूजी आए थे, वो भी एलिजिबल है विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया, जो कि परमानेंटली सेटल हो गए थे। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ, तो एज लिमिट यहाँ पर डिपार्टमेंट में अलग अलग एज लिमिट भी दी गई है। तो एज लिमिट जो हमारी मेजर की जाएंगी, वो मेजर की जाएंगी एज ऑन 1/1/2022। तो 1 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग ही हमारी जो एज क्राइटेरिया रहता है, एज लिमिट हमारी देखी जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट के लिए कितनी एज तक मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हो। ये सारी एज जो है जनरल कैटेगरी के लिए हैं। बाकी उसके बाद OBC और SC वालों के लिए जो भी रिजर्वेशन हमारा रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अप्लाई होता है।
तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ की अगर मैं बात करूँ तो 30 साल की एज तक बीआरओ में आप जा सकते हो। सीपीडब्ल्यूडी में 32 साल की एज तक जा सकते हो। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन में 30 साल की एज तक जा सकते हो। ये एज हमारी 1/1/2022 के अकॉर्डिंग रहेगी। सेंट्रल वाटर कमीशन 32, डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस में 30 साल, फरक्का बैराज प्रोजेक्ट 30, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज MES 30 साल तक, और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 30 साल तक। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज यहाँ पर भी 30 की एज ही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रिजर्वेशन की। जो भी ये एज है इसमें जो भी हमारे रिजर्वेशन है वो किस किस तरीके से है। SC और ST के लिए 5 साल एक्स्ट्रा है। मान लो अगर हमारा जैसे CPWD में 32 साल की एज है जनरल की, तो वहाँ पर SC और ST के लिए 37 हो जाएगी। तो ये रिजर्वेशन है। OBC की अगर बात करूँ तो OBC का के लिए 3 साल की लिमिट एज में छूट है। PWD अनरिजर्व्ड जो है, अनरिजर्व्ड वाले, उसमें 10 साल की उन्हें एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। PWD OBC वालों को 13 साल और PWD SC ST वालों को 15 साल। ये PWD जो हैं वो दिव्यांग लोग हैं, पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज। और यहाँ पर डिफेंस पर्सनल के लिए भी एक हमारा रहता है रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेम रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड बाय द कमीशन फॉर डिटरमाइनिंग द एज एंड नो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर द चेंजेस विल बी कंसिडर्ड और ग्रांटेड। यहाँ पर जो भी आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होती हैं। सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं, वो बात की बात है। यहाँ पर पोस्ट से रिलेटेड जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वो आप देख सकते हो। यहाँ पर क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट्स भी थी कि सर मैंने इसमें किया हुआ है डिप्लोमा, मैंने इससे किया हुआ है, तो वो किस किस तरीके से चीज़ें हैं। जेई जो भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है सिविल वाले, तो उनके लिए सिविल की डिग्री होनी जरूरी है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से डिग्री इन सिविल। और जो भी डिप्लोमा वाले हैं उनका डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट बोर्ड वगैरह से। और यहाँ पर एक चीज़ और है, बीआरओ में अगर मैं बात करूँ तो डिग्री वाले तो बिना एक्सपीरियंस के भी उसमें एंट्री कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा वाले के पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो डिप्लोमा वाले के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्लस 2 साल का हमारा क्या वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। तो यहाँ पर बीटेक वालों के लिए या डिग्री वालों के लिए एक एडवांटेज है कि उन्हें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन डिप्लोमा वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए डिप्लोमा के बाद। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में भी सेम है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में डिग्री या फिर डिप्लोमा प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस। सिविल CPWD डिप्लोमा होना चाहिए यहाँ पर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। ये मिनिमम जो है एलिजिबिलिटी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो ऐसा कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों के दिमाग में कि सर बीटेक वालों के लिए CPWD नहीं मिलता है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। डिप्लोमा मिनिमम क्राइटेरिया है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर बीटेक अलाउ होता है। इलेक्ट्रिकल वालों में भी सेम है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मिनिमम है, बीटेक वाले भी इसमें एलिजिबल है। सेंट्रल वाटर कमीशन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सब बाकी चीज़ें सेम है। तो मेन चीज़ थी कि बीआरओ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस और चाहिए अगर आप डिप्लोमा हो तो। अब एक और है यहाँ पर जूनियर इंजीनियर डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस वाले में, यहाँ पर आपको डिग्री होनी चाहिए। ये मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल में या फिर 3 साल का डिप्लोमा प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेस्पेक्टिव फील्ड्स में। इसी तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रिकल वाला है उसके लिए भी है। फरक्का बैराज में कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है डिप्लोमा वालों के लिए, बीटेक वालों को तो एक्सपीरियंस की ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ पर आप बात कर सकते हो MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी बीटेक के लिए कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिप्लोमा वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें डिप्लोमा वालों के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। बीआरओ मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। तो डिप्लोमा वालों के लिए डिप्लोमा प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है। और भी डिपार्टमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ये देखो, जैसे कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज हमने अभी देख लिया। उसके बाद हमारा नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक डिपार्टमेंट है, डिप्लोमा चाहिए। जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी वो मैंने अभी डिस्कस की। चलिए अभी आगे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सिलेबस देख लेते हैं, पेपर पैटर्न देख लेते हैं।
अब फीस की बात करें तो 100 रुपये की फ़ीस है। किस किस तरीके से फॉर्म भरना है वो ये आप नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ लेनी है आपको। तो एप्लीकेशंस आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड। तो ऑनलाइन मोड में फॉर्म आपको भरना है। जो पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो होना चाहिए, वो 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए। द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस। जैसे 12 तारीख को आया हुआ है, 12/8 को, तो उससे उसके 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए फ़ोटो। द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप और स्पेक्शल्स। तो कैमरे और कैप लगा के एकदम हीरो बन के फ़ोटो नहीं खींचना है, नॉर्मली फ़ोटो देना है। स्पेसिफिकेशन ऑफ फोटोग्राफ विच आर नॉट एक्सेप्टेबल इज गिवन इन दिस। अब फोटोग्राफ किस साइज का होना है, कैसा होना है, वो इसमें ऊपर दिया हुआ है। अगर बात करूँ यहाँ पर मैं सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर के जो डायमेंशंस हैं वो दिए हुए हैं। 4 सेंटीमीटर विथ होनी चाहिए और 2 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। 10 से 20 KB के बीच का हमारा सिग्नेचर का JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। लास्ट डेट की अगर मैं बात करूँ तो वही है 2/9/2022। ₹100 फीस है। SC ST यहाँ पर ये जनरल के लिए होगी। बाकी वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST एंड PWD एक्स सर्विसमैन आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फीस। पेमेंट इन्हें कोई फीस नहीं पेमेंट करनी है। बाकी आप UPI पेमेंट से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से, वीज़ा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और इन कैश एट SBI बाई जनरेटिंग SBI चालान। SBI चालान से भी आप कर सकते हो फीस सबमिट। फीस वन सबमिट shall not be refunded under any circumstances nor will it will be adjusted against any other examination। तो एक बार फीस जमा हो जाएगी तो वो वापस नहीं होगी। बात कर लेते हैं विंडो करेक्शंस के लिए। तो करेक्शन के लिए भी विंडो यहाँ पर एक दिन के लिए खुलेगी। आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ फॉर द रेसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन द कमीशन विल प्रोवाइड ए पीरियड ऑफ 1 day टू एनेबल द कैंडिडेट टू करेक्ट और मॉडिफाई ऑनलाइन एप्लीकेशन पैरामीटर्स। तो फॉर्म भरने के बाद भी एक दिन का आपको टाइम मिल जाएगा करेक्शन करने के लिए, और उसकी करेक्शन की जो लास्ट डेट है वो है 4/9/2022। बात कर लेते हैं सेंटर्स की, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये कुछ सेंटर्स रहते हैं। जैसे सेंट्रल रीजन की अगर मैं बात करूँ तो बिहार और UP के कुछ सेंटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, और मेरठ, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज। ईस्टर्न रीजन के भी सेंटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। कर्नाटका रीजन के भी कुछ सेंटर्स हैं। तो ये सेंटर आप अपने जो भी आपको इजी पड़े, जहाँ भी आपको कन्वेंस हो पेपर देने का, उसी हिसाब से आप फॉर्म फिलअप कर लें और वहाँ सेंटर पे जाकर अपना एग्ज़ाम दें। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर ये मेन चीज़ है। तो ये हमारा जो मेजर फोकस है, आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से फोकस रखना है। क्या है, जो भी फ्रेश स्टूडेंट्स है, बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट ने पता ही नहीं होता कि क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, किस किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन कौन से सेक्शन से आते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, मैं अभी डिस्कस कर लेते हैं इसे। तो जो आपका एग्ज़ाम है वो 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पेपर सेकंड आपका डिस्क्रिप्टिव, कन्वेंशनल या सब्जेक्टिव। आपको आंसर्स लिखने होते हैं यहाँ पर आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में टिक करके सबमिट करना होता है। अब बात कर लेते हैं पेपर फर्स्ट का। जो भी हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है उसका क्या क्या, कितने कितने क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट से हैं। पहले बात करें CBT में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, ये आपका 2 घंटे का होगा और 200 मार्क्स का होगा। 200 मार्क्स में 50 मार्क्स की आपकी होगी जनरल रीजनिंग और इंटेलिजेंस, या फिर रीजनिंग आप इसे सिंपली बोल सकते हो। 50 मार्क्स की होंगे, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस, या फिर आप इसे सिंपली सामान्य ज्ञान बोल सकते हो हिंदी में, ये 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स की। फिर 100 मार्क्स की आपकी इंजीनियरिंग आएगी। जो भी आपकी ब्रांच है, सिविल है तो सिविल, इलेक्ट्रिकल है इलेक्ट्रिकल, वो 100 क्वेश्चन आपके आएंगे 100 मार्क्स के आएंगे। ये तो हमारा है पेपर फर्स्ट, जो 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। और 2 घंटे का टाइम रहता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है। 50 नंबर रीजनिंग, 50 नंबर GS और 100 नंबर की आपकी आती है इंजीनियरिंग। अब बात कर लेते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन या पेपर सेकंड की। तो वहाँ भी आपका जो एग्ज़ाम है, वहाँ एग्ज़ाम का आपका 300 मार्क्स का, और टाइमिंग आपके पास रहता है 2 घंटे। तो ये एक मेन चीज़ रहती है कि डिस्क्रिप्टिव में 300 मार्क्स के क्वेश्चन, 300 मार्क्स का पेपर होगा, लेकिन आपको टाइमिंग जो है 2 घंटे की रहती है। तो ये था पेपर पैटर्न। तो यहाँ पर पेपर फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो पेपर फर्स्ट आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आएंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, यानी कि 0.25 मार्क्स। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है नेगेटिव मार्किंग को 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर फर्स्ट।
यहाँ पर पेपर सेकंड की अगर मैं बात करूँ, कैंडिडेट्स आर अलाउड टू ब्रिंग देयर ओन स्लाइड रूल्स, कैलकुलेटर, लॉगरिथम टेबल, स्ट्रीम टेबल। पेपर सेकंड के लिए आप ये लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और मेंशन किया गया है, टेंटेटिव आंसर की ऑफ पेपर 1 विल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट्स ऑफ कमीशन आफ्टर द एग्जामिनेशन। तो आंसर की आ जाएगी आपकी वेबसाइट पे पेपर होने के बाद। पेपर सेकंड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर हिंदी में लिखें इंग्लिश में लिखें। तो आपको फॉर्म भरते हुए फिलअप करना होता है कौन सी लैंग्वेज में आपको लिखना है, उसी लैंग्वेज में आपको पेपर लिखना होता है पेपर के टाइम पर। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है द पेपर सेकंड विल हैव टू बी रिटन आइदर इन इंग्लिश और हिंदी। तो या तो आप हिंदी में लिखोगे या इंग्लिश में लिखोगे, ऐसा नहीं कि आधा पेपर हिंदी में कर दिया आधा इंग्लिश में, ऐसा नहीं होना चाहिए। द पार्ट पेपर रिटन इन हिंदी एंड पार्ट पेपर इन इंग्लिश विल बी अवार्डेड 0 मार्क्स। तो आपको या तो हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटेड टेंटेटिव, जो टेंटेटिव है बदली जा सकती है। बात कर लेते हैं सिलेबस की और स्टैंडर्ड्स क्या रहता है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा। तो वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में। तो बहुत सारे स्टूडेंट नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता पेपर पैटर्न क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और सिलेबस क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए कि आपको एटलीस्ट पता हो पेपर पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन इन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट विल बी अप्रोक्सीमेटली ऑफ द लेवल ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। तो डिप्लोमा लेवल के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन आजकल थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है कंपटीशन की वजह से। तो डिटेल सिलेबस भी यहाँ पर दिया हुआ है। डिटेल सिलेबस की बात करें तो रीजनिंग्स के जो डिटेल सिलेबस है, द सिलेबस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस विल इंक्लूड द क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। तो रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। और क्वेश्चंस में एनालॉजीज होंगे, सिमिलरिटीज होंगे, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट्स, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, discriminations, observation, relationship concepts, arithmetical reasonings, verbals and figure, classification, arithmetical number series. The test will also include questions designed to test the candidate's ability to deal with the abstract ideas and symbols and their relationship, arithmetical computation and other analytic function. तो ये कुछ टॉपिक हैं जो कि रीजनिंग में आपको पूछ रहा है। रीजनिंग में वर्बल और नॉर्मल दोनों टाइप की रीजनिंग आएगी। तो कुछ टॉपिक भी दिए हुए हैं। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, डाउटेड भी रहता है कि कैसे क्वेश्चन हमारे जीएस में या जनरल साइंस या जनरल अवेयरनेस से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस में क्लियरली मेंशन है क्वेश्चंस विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम और हर एंड इट्स एप्लीकेशन टू द सोसाइटी। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं ये देख सकते हो आप, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिटी एंड साइंटिफिक रिसर्चेस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और जनरल साइंस या साइंटिफिक रिसर्चेस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके रहते हैं जीएस में। अब सिविल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग में मैं आपको सिर्फ वो बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, बाकी डिटेल सिलेबस आप आगे भी पढ़ सकते हो। जैसे सिविल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग में आपके सब्जेक्ट जो हैं बिल्डिंग मटेरियल, यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल में कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड रहता है। बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं। एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी यहाँ पर पूछा जाता है। सर्वेइंग से आपको क्वेश्चन होंगे, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन्स। हाइड्रोलिक, यहाँ पर हाइड्रोलिक की बात करें तो यहाँ हाइड्रोलिक में आता है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो और हाइड्रोलिक मशीन वगैरह सारे इंक्लूड रहते हैं। इरिगेशन इंजीनियरिंग, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, ये सारी चीज़ें इसी में रहती हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है हाईवे, रेलवेज और ये चीज़ें आपकी इसमें रहती हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। फिर इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग हो जाती है। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की बात करें तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर आपका मेनली रहता है सॉन्ग और स्ट्रक्चर एनालिसिस। कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये आपका यहाँ पर पार्ट आ गया। आरसीसी डिजाइन और स्टील डिजाइन, तो आरसीसी और स्टील। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी कुछ रहते हैं जैसे बेसिक कंसेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट्स, एसी फंडामेंटल्स, मेजरमेंट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, फ्रैक्शनल किलोवाट्स मोटर्स एंड सिंगल फेस इंडक्शन मोटर्स, synchronous machines, generations, transmission and distribution, estimation and costing, utilization, electrical energy and basic electronics। और मैकेनिकल में भी आप यहाँ पर देख सकते हो, मैकेनिकल की भी क्लियरली चीज़ें मेंशन की गई हैं सिलेबस में क्या रहती है। और इनका जो डिटेल्ड सिलेबस है वो नीचे दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, जैसे कि भी मैं दिखा देता हूँ आपको। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो बिल्डिंग मटेरियल में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, एस्टिमेशन कॉस्टिंग से क्या क्या पूछे जाने वाला है, सर्विंग में क्या क्या चीज़ें हैं, सॉइल मैकेनिक्स का क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं तो आपको ध्यान रखने हैं। हाइड्रोलिक की अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोलिक में क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं।
इरिगेशन इंजीनियरिंग में क्या क्या पॉइंट्स और टॉपिक्स आपसे पूछे जाने वाले हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में क्या क्या पॉइंट्स हैं, जैसे कि हाईवे से रिलेटेड चीज़ें हैं, और ट्रैफिक में रेलवे से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। और इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जाने वाले हैं। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, ग्रिड टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिज़ाइन, स्टील डिज़ाइन, तो ये सारी चीज़ें डिटेल में भी यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। तो आपको नोटिफिकेशन एक दिन आप पूरा लगा सकते हो नोटिफिकेशन देखने में, पेपर पैटर्न समझने में, और सिलेबस को प्रिंट आउट करके अपने पास जरूर रखना है। सिलेबस देखें अच्छे से तभी पढ़ना स्टार्ट करें। बिना सिलेबस की पढ़ना इस तरीके से है कि जैसे आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है और आप चले जा रहे हो। तो सिलेबस पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो में हमने सारी चीज़ें देखी। क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है, एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट है वो क्या है, एज क्राइटेरिया क्या रहता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहती है, सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है। सो जो भी फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली हेल्पफुल रहेगी वीडियो। तो आप लोगों की जो भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, प्रिपरेशन से रिलेटेड, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हो। मैं कमेंट्स भी आपकी अच्छे से डिस्कस करते हुए वीडियो बना के आपके लिए डालूंगा। और जो भी आपकी क्वेरीज हो, कमेंट्स हो, कोई डाउट आ रहा हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं। उसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर किया जाए। सो थैंक यू गाइस एंड कीप स्टडिंग, कीप अपडेटेड।